मैंने मेटल क्यों लिया सर? हाई टेम्परेचर सर, लो टेम्परेचर, हाई और लो यदि है तो बेटा हीट ट्रांसफर करेगा। सॉलिड में हीट ट्रांसफर क्या बोलते थे? कंडक्शन। सही है क्या? मैंने मेटल इसलिए लिया बेटा, हर तापमान में जो भी हीट लीजिए उसका नाम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। सारी स्पेक्ट्रल जोड़ दो बेटा, टोटल हीट रेडिएटेड फ्रॉम 500 टू 300 केल्विन, 500 केल्विन से 300 केल्विन में जितनी भी हीट रिलीज हुई ना सबको जोड़ दो, सारी स्पेक्ट्रल को जोड़ दो तो बन जाता है एमिसिव पावर। तो जैसे मैं आपको है ना हर चैप्टर को बड़ा स्लोली स्टार्ट करता हूं, उस बातों का मैं लास्ट तक उपयोग करता हूं। एनी ऑब्जेक्ट अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन के ऊपर कुछ भी हो बेटा, 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है, जो हाई बीम एक्चुअली मतलब हर ऑब्जेक्ट ही रेडिएट करता है। किस फॉर्म में करेगा? ईएम वेव। जैसे मैंने ईएम वेव बोला बेटा, नो मीडियम रिक्वायर्ड अपने आप आ गया। ईएम वेव को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, नो मीडियम रिक्वायर्ड। सही है सर। कौन से रीजन में होता है? इंफ्रारेड। ये याद करना पड़ेगा सर, इंफ्रारेड रीजन में। याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता। डिस्कवरी वाले कैमरा लगाते हैं ना, डिस्कवरी वाले रात को शेरों को पकड़ते हैं, वो आप थर्मल कैमरा बोलते हैं, टेम्परेचर सेंस करते हैं, उसमें इंफ्रारेड रीजन होती है। अरे समझे क्या? अपने आप याद रहेगा सर, डिस्कवरी वाला कैमरा जो इंफ्रारेड से चलता है वो, इसलिए रेडिएशन। बच्चों यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये वाला, अब से सुना इस बात को आप, रेडिएशन प्रेशर। इसका कुछ महत्व आपको समझाता हूं। बच्चों आप लोगों ने मिशन मंगल मूवी देखी थी? मिशन मंगल मूवी आपने देखी है? एक आई थी यार अक्षय कुमार की मूवी, उसमें देखोगे तो बाद में ऐसा कुछ ट्रेजेक्टरी में भटक गया है लेकिन रेडिएशन ने वापस सही लाइन पे ले आए। मतलब रेडिएशन प्रेशर नाम की कोई चीज होती है क्या सर? हमारे पास भी लाइट आती है, उसका भी होना चाहिए क्या? मुझे इस बात का एहसास क्यों नहीं होता है? बच्चों हम लोग जहां एयर है वहां रहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 10 पावर 5। रेडिएशन प्रेशर बहुत हल्का है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता इससे। इससे फर्क कहां फर्क पड़ेगा? स्पेस में, जहां एयर नहीं है वहां बहुत महत्व है इस चीज का। कितनी वैल्यू होती है बेटा? मैं बोलना चाहता हूं बेटा, रेडिएशन भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। बच्चों दो टाइप की संभावनाएं बनती है। एक बार ऐसी सरफेस पे आपका इंसिडेंट हो रेडिएशन जो पूरा रिफ्लेक्ट करे, जो आपका पूरा रिफ्लेक्ट करे। एक बार ऐसी चीज हो सकती है बच्चों जो हाँ पूरा का पूरा आपका रिफ्लेक्ट करे, वो उसको बोलते हैं मिरर ऑब्जेक्ट। उसके लिए रेडिएशन प्रेशर जो आता है बच्चों, रेडिएशन प्रेशर होता है 2I/C। I क्या होगा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आप जानते हैं बेटा, पावर डिवाइड बाय एरिया है। एक ऐसा संभावना हो सकती है बच्चों, ये एम्स में सवाल पूछा गया है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब कर लेगा जो बच्चों, ऐसा कौन सा बोलता है? आइडियल ब्लैक बॉडी को पता चलेगा। यहां रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? I/C। सिंपल सवाल आया था, ई वेव की फॉर्म में आया था। इंटेंसिटी दिया हुआ तो सी की वैल्यू हम जानते हैं, इंटेंसिटी दिया हुआ तो सी की वैल्यू हम जानते हैं बच्चों, इसलिए वहां से अपना काम बन गया था। I/C की वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। दो बातें पता चली, आसान चीज, कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं, जीरो को हर चीज करेगा। एक बात ये बताना चाहता था बच्चों में, इंफ्रारेड रीजन है, कैसे याद करें? थर्मल कैमरा से। रेडिएशन प्रेशर होता है, वापस ये ई वेव का आपको मैं बता दूंगा। सही है क्या? बराबर। अब अच्छी बात है, थोड़ा ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट आपको पहले बताऊंगा। अब तक सिर्फ आइडियल ब्लैक बॉडी मतलब जानते हैं ब्लैक कलर में, ऐसा लगता है काला रंग सर एब्जॉर्ब कर लेगा, या हम ये कंसेप्ट जानते हैं सर जो एब्जॉर्ब करता है ब्लैक बॉडी होता है। उसके लिए कुछ अपन थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में बच्चों ये हम आपको अच्छे समझाऊंगा, एक एक वर्ड आपको याद रखना, उसमें काम आएगा। बच्चों मैं एक बार ऐसे लिखता हूं IBB, इसको बाद में मैं हमेशा आइडियल ब्लैक बॉडी को जब भी आपको डिक्टेट करूं IBB लिख दूंगा, बड़ा सा टर्म आप आइडियल ब्लैक बॉडी लिखना। जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा बच्चों, ये फेरीज कॉन्सेप्ट है। फेरी नाम के वैज्ञानिक ने दिया, इसमें फेरीज कॉन्सेप्ट है, अलग अलग हो सकते हैं, सबसे बढ़िया ये। तो बात मैं उम्मीद करता हूं आप जानते हो बेटा, यदि ऐसी लाइट इंसिडेंट हो तो वापस जाएगी, यदि बच्चों नॉर्मल से किसी एंगल पे आएगी तो कुछ एंगल पे रिफ्लेक्ट, जानते हो। क्योंकि बच्चों ये भी ये वेव है, इसी जगह बिहेव करती, कोई दिक्कत, सुनना अच्छे से। तो कंस्ट्रक्शन में लूंगा बच्चों, उस चीज का बड़ा महत्व देखना आप। देखिए मैंने बोला बच्चों, एक आपका एक वर्ड लिखा बच्चों मैंने, होलो। एक एक वर्ड का मतलब बेटा स्फेरिकल मेटल, आपका होलो मेटेलिक स्फीयर में ले रहा हूं, ऐसा एक एक वर्ड का मतलब समझाता हूं। ऊपर हमने लिया बच्चों, यहाँ एक पिन होल है, ऊपर मैंने लिखा पिन होल, ऊपर पिन होल है जहां से रेडिएशन आपका इंटर करता है। सही बच्चों, एक कलर और मैं ले रहा बेटा, यहां हमने क्या किया, इसके ऊपर ब्लैक कोट किया हुआ है, अंदर जो बच्चों एक ब्लैक कोटिंग की हुई है। अच्छा देखते हैं, एकमात्र संभावना मुझे नजर आती है बच्चों कि रेडिएशन इंटर करे
और स्ट्राइक करे क्योंकि परपेंडिकुलर वापस चली जाए। एक संभावना मुझे नजर आती है कि आपकी रेडिएशन इंटर किया और ऐसे टकराया सरफेस से, क्योंकि पॉइंट पे टकराया, पॉइंट पे तो परपेंडिकुलर है, इस साइड वापस आपकी एग्जिट कर जाती है। लेकिन मैं जानता हूं सर आप आइडियल ब्लैक बॉडी बनाना चाहते हो, मतलब हीट आपको पूरी एब्जॉर्ब करनी, इसीलिए यहां बच्चों एक इंप्रेशन बना दिया बेटा, एक इंप्रेशन बना, देखो इसका फर्क देखना बच्चों, जैसे हमने एक इंप्रेशन बना कुछ भी, जैसे इंप्रेशन बना दिया, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं रहा, एंगल थीटा है तो अब थीटा कैसे रिलेट करेंगे, सही किया क्या। अब दोबारा फिर बच्चों ये एंगल पे फिर यहां जाएगी, फिर एंगल पे फिर ऐसे। अब अच्छे से बात सुनते रहना बच्चों, मान लो 100 वाट की रेडिएशन एंटर किया, यहां से आपका 10 वाट, क्योंकि ब्लैक कलर बेटा एब्जॉर्ब हो गए, 90 बचा, आगे टकराया 10 वाट, बात समझेगा, ये कंटिन्यू ब्लैक कलर इसलिए मैंने एब्जॉर्ब करे। अगली बात फिर बच्चों ने स्फीयर क्यों लिया बेटा, यदि आपने एक बार उसको डेविएट कर दिया, स्फीयर पे बहुत रेयर चांस है दोबारा परपेंडिकुलर पे स्ट्राइक करेगा, और करेगा भी इस लाइन के परपेंडिकुलर, फिर ये कैविटी आ गई, आपका वापस जा नहीं सकता है। स्फेरिकल लेने का लॉजिक ये था दोबारा नॉर्मल पे टकराएगा ही नहीं, वो अब तक अंदर ही आपकी हीट घूमती रहे जब तक वो पूरी एब्जॉर्ब ना हो जाए। एक बात ये समझ में आई बच्चों, इसका महत्व देखो बेटा, मैंने मेटलिक क्यों बोला, मेटलिक क्यों बोला, बच्चा ने हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया, बहुत सारा के टेंपरेचर बढ़ने लग गया। मान लो पहले स्फीयर का अंदर तापमान 20 डिग्री था, हीट आई धीरे धीरे 40 डिग्री हो गया। यदि बच्चों ऐसा मेटल आ गया, देखो ऐसा मोटा बनाता हूं, इसका जूम पार्ट है, ये मेटल वाले स्फीयर का जूम पार्ट है, यहां टेंपरेचर हो गया 40 डिग्री 50 डिग्री, वहां 20 है। अब क्या होता है, यदि वुड होता है ना बेटा, यहां लकड़ी होती, सर 40 50 60 डिग्री अंदर हीट जलने लग जाती है, 100 डिग्री भी जलने लग जाती है, क्योंकि एब्जॉर्ब तो लगातार कर रहा हूं। मैंने मेटल क्यों लिया सर, हाई टेम्परेचर सर लो टेम्परेचर, हाई और लो यदि है तो बेटा हीट ट्रांसफर करेगा। सॉलिड में हीट ट्रांसफर क्या बोलते हैं, कंडक्शन, सही है क्या। मैंने मेटल इसलिए लिया बेटा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कम से कम यहां सरफेस तक हीट आ जाए, समझे क्या। यहां हीट आ गई तो फिर ये रेडिएट कर सकती है, क्यों कर सकती है, मैंने बोला है 0 केल्विन से ऊपर कोई भी टेम्परेचर हो फिर हीट रेडिएट करता, बात समझ आई क्या। ये 40 डिग्री हुआ, बाहर पहुंच गई, ये सरफेस गर्म हुआ, हीट रेडिएट करने लग गया। तो दो बातें पैरेलल चलती हैं सर, पहले डिब्बे के अंदर धीरे धीरे हीट जाएगी, वो डिब्बा गर्म हो जाएगा, मेटल के कारण बाहर चला गया, बाहर सरफेस गर्म, वहां से हीट का रेडिएशन शुरू हो गया। आइडियल ब्लैक बॉडी, एक बात और समझ में आई सर, आइडियल ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करती है, साथ में एमिट भी करती है। आगे बात करते हैं, नियम लिखवा दूंगा, जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर इतना अच्छा एमिटर भी। तो आइडियल ब्लैक बॉडी बहुत शानदार एब्जॉर्बर है, इतना ही शानदार वो एमिटर भी है। तो एक बात और देखो बेटा, आपको ये बात मैं समझाने के लिए एक साइड में बताया, मैं 2 एक लाइन लिखता हूं यहां, फिर आप उसको बाद में कॉपी करना। देखो बच्चों, पहला स्टार पॉइंट, ऑलमोस्ट 99.99% हीट इज एब्जॉर्ब, जैसे बच्चों डेटॉल लिखता है ना, ऐसे ही 100% नहीं लिखना, जानवर के 99, कहीं कोई ऑब्जेक्शन ना हो जाए। एक बात ये हुआ, दूसरी बात क्या हुआ बच्चों, इट इज ए गुड एब्जॉर्बर। लेकिन गुड एब्जॉर्बर कब तक है बच्चों, ये जब टेम्परेचर लो है, जब बच्चों टेम्परेचर लो होगा बेटा आपका, लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब करता है, धीरे धीरे तापमान बढ़ जाता है, ये एमिट करने लग जाता है। ये बस समझाने लिख रहा हूं मैं, गुड एमिटर, किरचॉफ का नियम सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा बेटा, जो अच्छा एब्जॉर्बर होगा एमिटर भी अच्छा है। एमिटर कब होगा, जब टेम्परेचर हाई है, जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एमिट करने लग जाएगा। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण लाइन आ गई, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन में लिखा, डबल स्टार लाइन यहां है ऐसे, इसके ऊपर चलो पीएमडी मार्क किया, बहुत बार यूज हुआ इस चैप्टर में। आपको मैंने क्या समझाया, अंदर गर्म हुआ, हीट सरफेस पे बाहर गई, बाहर सरफेस एमिट करता है। एमिट किसने किया, पॉइंटर ने किया, सरफेस ने, पूरी सरफेस ने, पूरी सरफेस। तो ऐसा लिखो बेटा, एमिशन ऑफ हीट, एमिशन ऑफ रेडिएशन लिख दो, रेडिएशन लिख दो, एमिशन ऑफ हीट इज थ्रू आउटर सरफेस, थ्रू आउटर सरफेस। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, बाद में आपको बताऊंगा कि सरफेस एरिया डिपेंडेंट होता है रेडिएशन। यदि मैं आपको ऐसे बोलता ना बेटा, एक मैं हूं और एक मेरे छोटा सा बच्चा है, दोनों एमिटर, दोनों ब्लैक बॉडी है, और दोनों का तापमान 500 केल्विन है, कौन ज्यादा एमिट करेगा, दोनों का टेम्परेचर भी वही है, लेकिन इसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना, क्योंकि सरफेस से एमिशन होता है, उसका ज्यादा आपका एमिशन, सही है क्या, बराबर शाबाश। ये बात बेटा मैं आपको जब फ्लो में लिखवाऊंगा, अब ऐसे ही बताया, बस बार बार सवाल पूछा हुआ है, एक अच्छा ऐसे बोल रहा हूं, अभी कोई थर्मल जानते ना रेडिएशन हमने पढ़ा, सवाल पूछा, एक 5 किलो का स्फीयर है, एक 5 किलो की प्लेट है और एक 5 किलो का सिलेंडर है, तीनों चीजों का टेम्परेचर 500 केल्विन है।
किसका रेट ऑफ हीट लॉस ज्यादा, कौन ज्यादा हीट लॉस करेगा? सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? स्फीयर में तो गोल है, बीच में भी मास भरा हुआ है, सिलेंडर में भी बीच में भी वेट भरा हुआ है, सरफेस एरिया किसका ज्यादा? प्लेट का पूरा मास सरफेस पे ही है, तो कौन ज्यादा हीट करेगा बेटा? सरफेस किसका ज्यादा है। रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप नहीं बोला बेटा मैंने, बात जान दिया, मैंने हीट बोला, हीट लॉस यहां से होता है, टेम्परेचर का नहीं अलग, वो पढ़ लेंगे, उसका भी फॉर्मूला बनेगा ऐसे, तो फिर ऐसे ही मैं बोल रहा हूं। अब ऐसा समझने लगा कि यार शुरुआत में आराम से पढ़ाता हूं, कुछ एग्जांपल लेता हूं, उसको लास्ट तक ऐसे ही लेके जाता हूं चैप्टर में, उसको याद करने में सुलियत होती है आपको, ऐसे ऐसे बोला था, तो ऐसे ही मैं एग्जांपल आपको समझा, कुछ टर्म समझाऊंगा, तीनों एक जैसी हैं, वो आपके बात पकड़ में आ गई, चैप्टर में मार नहीं खाएंगे। बना लिया बच्चों आपने? नहीं बोल रहे बच्चों, यार देखो एक बार, अभी आपको लिखना है बेटा, मैं समझाऊंगा आराम से, टाइम लगाऊंगा, फिर आप लिखना। एक होता बच्चों, पहली टर्म में लिख रहा हूं बेटा, एमिसिव पावर स्मॉल ई, एक चीज। एक होता बेटा स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इसको बोलते हैं बच्चों ई लैम्डा, ई छोटा सा लैम्डा नीचे। एक होता बेटा एमिसिविटी, अरे समझे क्या? ये वो वर्ड है जिससे डर लगता है, ये वो चीज है बेटा जिससे हम डर लगता है। अच्छे सुनना बात को, अभी मैं आपको इसको लिखवाएंगे कुछ भी, आप आराम से 2 मिनट मेरी बातें सुनो बच्चों। एक एग्जांपल मैं लेता हूं बेटा, यही कहानी ग्लोस वाली, अपने पास मैंने एक स्फीयर लिया, बड़ा सा स्फीयर लिया, अच्छे सुनते रहो, एक अच्छा सा मैंने स्फीयर लिया, उसका टेम्परेचर, इसको समझाने का बहुत जरूरी चीज है, इसको समझा रहा हूं विंस लॉ में, सेम इसी एग्जांपल को मैं सीधा बताऊंगा, मैंने वहां बोला था 500 केल्विन एक स्फीयर का टेम्परेचर है, उसको मैं ऐसे उठा के लाया, इस रूम में रख के वापस घर चला गया, रूम का टेम्परेचर 300 केल्विन, मैंने 2 दिन देखा ही नहीं, 2 दिन नहीं देखा तो मैं आगे 2 दिन बाद छुआ, सर ये भी 300 केल्विन पे, रूम भी 300, कोई दिक्कत ही नहीं। सर बीच में क्या हुआ होगा, बीच में क्या हुआ होगा, तो मैं समझो बच्चों, सर ऐसे हुआ होगा 500 से 499 टेम्परेचर, 499 से 498, 490 से धीरे धीरे तापमान कम होकर 300 हो गया। फिर दोबारा सुनो, सर ऐसे कैसे हुआ होगा? ऐसे हुआ बेटा, सर 500 पे कुछ हीट रेडिएट हुई 10 जूल, तापमान हो गया 499, उससे कुछ हीट रेडिएट हुई मान लो 20 जूल, तापमान हो गया 498, कुछ हीट रिलीज हुई मान लो 10 जूल, टेम्परेचर हो गया 490। मैं ये बोलना चाहता हूं सर हर यूनिट तापमान के साथ कुछ कुछ हीट रेडिएट हुई होगी, तापमान कम हुआ होगा, सिंपल टेक्निकल वर्ड पे आ रहा बेटा। यदि मैं आपको ऐसा बोलता हूं बच्चों 470 केल्विन पर 50 जूल हीट रेडिएट हुई, किसी एक तापमान पे बोलता 50 जूल रेडिएट हुई, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। दोबारा सुनो, मतलब ये हुआ सर आपका बोलने का 500 पे 10 जूल, उसका नाम भी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, 499 पे 20 जूल, उसका नाम भी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, 498 पे 50 जूल, उसका नाम भी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। हर तापमान में जो भी हीट रिलीज उसका नाम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। सारे स्पेक्ट्रल जोड़ दो बेटा, टोटल हीट रेडिएटेड फ्रॉम 500 टू 300 केल्विन, 500 केल्विन से 300 केल्विन में जितनी भी हीट रिलीज हुई ना, सबको जोड़ दो, सारी स्पेक्ट्रल को जोड़ दो तो बन जाता है एमिसिव पावर। सही है क्या? बड़ी कौन सी एमिसिव पावर, छोटी क्या हुई जो स्पेक्ट्रल। दोबारा बात सुनो, मुझे आपको 2000 रुपए देने, मैंने क्या किया बेटा, कभी 10 रुपए दिए, कभी 20 रुपए दिए, कभी मैंने 50 रुपए, कभी 100 रुपए, जो इंडिविजुअल 10-10, 5-5 दे रहे हैं ना, वो आपका स्पेक्ट्रल एमिसिव है। वो जो कंबाइन मुझे फाइनली 2000 मिल रहा है, उसका नाम क्या है? एमिसिव पावर। एक बात ये समझ में आई सर, ये एमिसिव पावर टोटल है, सारे स्पेक्ट्रल मिला दो शुरू से अंत तक की, उसका एमिसिव पावर बोला जाता है। सही है क्या? जबकि लगता उल्टा है बेटा, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बड़ी चीज होगी, कुछ समझे क्या? ये सुनने में अजीब सा लगता है। एक बार में कहानी समझ में आई सर, और कुछ तो नहीं पता, सारे ई लैम्डा को जोड़ दो, इंटीग्रेट करें ना, सारे ई लैम्डा को जोड़ दो, ई बन जाएगा। बात सही है क्या सर? जब भी हमने इंटीग्रेट लगा दो y dx v dt ऐसे लिखा है, तो वेरिएबल साथ में लिखना पड़ता है बच्चों। मैं डी लैम्डा लिख रहा हूं, इसको मैं समझाने कहां से आया है, विंस लॉ में अपने आप में आगे से बता दूंगा डी लैम्डा क्यों आया। सही है क्या? ये आपको मैंने समझा दिया, सारे ई लैम्डा को जोड़ते हैं तो ई बनता है। डी लैम्डा कहां से आया आपको बता दूं, अभी विंस लॉ में बताऊंगा। बात समझ में बच्चों? बेटा इसका डेफिनेशन एक्चुअली मैं पूरी लिखवाता हूं, ये ई क्यू डिवाइड बाय ए बाय टी, मैंने बच्चों आपको समझाया हीट से है, एक्चुअली हीट डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम एमिसिव पावर बोला जाता है। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? ऐसा यूनिट देखना बेटा एक बार सर, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी आपकी हीट डिवाइड बाय दिस वॉट, और एरिया का मतलब हो जाएगा मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। सही है क्या? इसकी बताना ई लैम्डा क्या होगी, देखो बच्चों ई लैम्डा क्या होगी
सर ई की तो मैं जानता हूं वॉट पर मीटर के साइड में भी सिखाया है सर। ई लेमडा नहीं जानता, क्या लेमडा का जानते हो बेटा एसआई यूनिट मीटर, अरे है तो लेंथ ही, तो ई लेमडा क्या चाहिए बच्चों एसआई यूनिट देखोगे तो आप वॉट पर मीटर क्यूब। अरे बात पकड़ में आई, सवाल पूछने लायक बच्चों ये सवाल पूछने लायक कि यदि ई लेमडा के एसआई यूनिट पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सवाल। पहले फिर बता दिए बेटा 500 से 300 केल्विन यदि कोई स्फीयर गया है, हर पॉइंट पे जब टेंपरेचर ड्रॉप हुआ कुछ हीट रिलीज हुई है, हर पॉइंट पे टेंपरेचर पे जो हीट रिलीज होती है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बोला जाता है, सारी स्पेक्ट्रल को जोड़ देकर उसको बोला जाता है बच्चों एमिसिव पावर। सही है क्या? दो लाइनें लिखवाता फिर आगे कराना साथ पैरेलल लिखना बच्चों जैसे मैंने लिखा, इन दो को जरूर पैरेलल लिखना ताकि आपको समझ में क्यों जोड़ा। एग्जांपल बच्चों में लिख देता हूं, ऐसे ही आपको रिमाइंड कराऊंगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं टोटल हीट, आपको बस एग्जांपल याद रहेगा फ्रॉम 500 केल्विन टू 300 केल्विन, ऐसे ही आपको याद रहे कि हाँ ऐसे सबने बोला था। यहां का एग्जांपल मैं लिख देता हूं बच्चों हीट एट 470 केल्विन, आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख रहा हूं। एमिसिव पावर में देखो इट इज टोटल हीट रेडिएटेड, बच्चों में एमिटेड बोलो रेडिएटेड बोलो एक ही बात, इट इज टोटल हीट रेडिएटेड, टोटल को डला बेटा, टोटल हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टोटल हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये लिखो बच्चों जो सामने लिखा हुआ आपको पूरा यहां तक। बच्चों ये सब बोला सर आपने हीट बोला पर यूनिट एरिया टाइम बोल रहे हो, एक्चुअल डेफिनेशन यही है, आपको रिमाइंड कराने के लिए लिखवाया कि टोटल हीट जो है 500 300 वो वाली कहानी आपको याद आ जाएगी। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में एक लाइन आप लिखो बच्चों, बेटा मैंने आपको टेंपरेचर से समझाया है, लिखवाऊंगा वेवलेंथ ब्रैकेट में टेंपरेचर, ये डी लैम्डा कहां से आया ये ब्रैकेट में क्यों लिखवा रहा है आपको मींस में समझाऊंगा मैं। लिखो बच्चों शाबाश एक बार, इट इज हीट रेडिएटेड एट ए गिवन वेवलेंथ, गिवन वेवलेंथ को अंडरलाइन करना, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर लिखो इट इज हीट रेडिएटेड एट ए गिवन वेवलेंथ, एट ए गिवन वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिखो बेटा टेंपरेचर वेवलेंथ के ब्रैकेट में, वेवलेंथ को अंडरलाइन कर लेना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर के नीचे लिखा है बच्चों वेवलेंथ के ब्रैकेट में टेंपरेचर क्यों लिखा मैंने समझाया, टेंपरेचर से वेवलेंथ का रिलेशन आएगा मैं समझा दूं। अब लिखना मतलब बेटा ऐसे लिख रहा हूं मैं, सिर्फ आपको दिखाएगा जब मैं समझाऊंगा आपको सिर्फ दिखेगा ये। अच्छे सुना एक बात बच्चों, समस्या ये है बेटा जितने भी फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे ना, जितने भी फॉर्मूले हम डेवलप करेंगे ना बेटा, ये सारे ही फॉर्मूले मैंने आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए बनाए, अभी बनने लग जाएंगे अभी, लेकिन जो टर्म हमने सुना ना सर आइडियल ब्लैक बॉडी सुना है या उसी के रिलेटेड हम बात करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल दिक्कत क्या है ना तो आइडियल ब्लैक बॉडी हूं ना आप हो ना कोई और चीज है। आइडियल ब्लैक बॉडी एक्चुअली है ही नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, और कहीं है तो सन है तो हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे पास जो चीजें उसमें नहीं, हम भी रेडिएट करते हैं हमारे कोई काम का नहीं। समस्या यहां आ गई सर फॉर्मूला जो बना हुआ आइडियल ब्लैक बॉडी का है, हम लोग जो है ना उसको बोलते हैं ग्रे ऑब्जेक्ट, ग्रे बॉडीज। ग्रे बॉडी कोई ऐसी चीज है जो हीट रेडिएट भी करती है, हीट आपका एब्जॉर्ब भी करती है, दोनों चीजें करती है साथ साथ, परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं होती, परफेक्ट एमिटर नहीं होती, तो उसकी दिक्कत होगी सर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। उन्हें बोला एक टर्म दिया एमिसिविटी, एक टर्म आप लेके आओ बेटा एमिसिविटी। एमिसिविटी का फायदा क्या हुआ, एमिसिविटी का फायदा ये हुआ कि सर मान लो मेरी एमिसिविटी है बेटा 0.4, वो टर्म आपको दे देते हैं, मान लो मेरी एमिसिविटी है 0.4, कैसे सोचते हैं ऐसे सोचेंगे सर मान लो आप एक आइडियल ब्लैक बॉडी और आपका तापमान 500 केल्विन है, तो आइडियल ब्लैक बॉडी के फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करो कि कितनी हीट रेडिएट करोगे। मान लो बच्चों मैंने आइडियल ब्लैक बॉडी के हिसाब से हीट रेडिएट किया 1000 जूल, तो बोलो सर ग्रे बॉडी तो कितना करोगे, तो मैं ऐसा बोलूंगा एमिसिविटी जानते हो मेरा, हां 0.4 है, एमिसिविटी गुणा कर लो आइडियल ब्लैक बॉडी आंसर आ जाएगा, तो 0.4 into 1000 सर 400 जूल आप रेडिएट करोगे। दोबारा बात सुनो बच्चों, ये पेन है, ये पेन की एमिसिविटी 0.2 है, ये पेन है इसकी एमिसिविटी 0.2 है, तो बोलता सर इसके लिए कोई फॉर्मूला है हीट रेडिएटेड का, मतलब नहीं है, तो आपके पास क्या है, मैं बोला बेटा यही चीज यदि आइडियल ब्लैक बॉडी होती उसका फॉर्मूला मैं जानता हूं, तो जो भी आएगा भी आ जाएगा। सर आइडियल ब्लैक बॉडी होता है ये पेन, तो मान लो बच्चों हीट रेडिएट करता 100 जूल, अब कितनी करेगा सर
मतलब एमिसिविटी जानता है हाँ 0.2 गुणा कर ले 100 into 0.1 आंसर आ गया 30। बात समझे क्या बेटा? एमिसिविटी एक ऐसी टर्म है जो आइडियल ब्लैक बॉडी से हम पावर से मल्टीप्लाई करके किसी भी चीज की एमिसिव पावर बता सकता है। इसलिए बच्चों एमिसिव पावर जो है इसकी वैल्यू एमिसिविटी की वैल्यू बच्चों 0 से 1 के बीच में होती है। 1 ये किसके लिए आइडियल ब्लैक बॉडी का रेफरेंस माना गया है। नीचे एक लाइन लिखवाऊंगा, ऐसे लिखवाऊंगा बेटा फॉर्मूला कब वैलिड है? ये तब जैसे मैंने कंपैरिजन किया मेरा कि मैं ही आइडियल ब्लैक बॉडी एग्जर्व मैं ग्रे बन गया तो सेम तापमान पे हूं मैं, सेम मेरा शेप और साइज है, तभी मैं कंपेयर कर सकता हूं। ऐसा नहीं बोल सकता हूं ये आइडियल ब्लैक बॉडी था इसका एग्जर्व है मेरी एमिसिविटी 0.1 मेरा क्या, ऐसा नहीं बता सकता हूं। मेरी ही आइडियल ब्लैक बॉडी की पावर में जानता था, मेरी ही एमिसिविटी जानता, गुणा कर गया ग्रे बॉडी का आंसर आ गया। सही है क्या? रेडिएशन में सवाल बच्चों रेशियो बेस्ड आता है बेटा, तो जनरली आपसे एक डाटा दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा। देखो टर्म क्लियर हो जाए, पूछना क्या चाहता हूं। बना चलो चेक लाइन लिखवा दो क्या? ये बेटा एमिसिविटी ऐसा रहा है ना ऐसे राउंड वाला है। बोथ बॉडीज शुड हैव, हाँ नीचे लाइन उसकी, both bodies should have same dimension, both bodies should have same dimension and at same temperature। बच्चों एक बढ़िया बात आपको सिखा रहा हूं, आज ये भी छोड़ूंगा, वो स्टीफन लॉ के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको सिर्फ बता रहा हूं। अब टर्मिनोलॉजी में समझाना बेटा, इसका यूज करना आप सीख जाओगे। सर एमिसिविटी एमिसिव उनके यूज करना सिखा रहा हूं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं बार बार बेटा? एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया कोई शेप का है, टेम्परेचर बच्चों अब आपको केल्विन में लेना है, स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूं। एरिया बच्चों आपको सरफेस एरिया लेना है, इसको तो मुझे मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप जानते हो सर, क्योंकि सरफेस से हीट रेडिएट होती है, सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। बच्चों अब आपको जहां डेल्टा टी था, जैसे थर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा टी था, कंडक्शन में डेल्टा टी था, वहां में डिग्री केल्विन कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री केल्विन सेम। बट यहां बच्चों आपका सिर्फ न्यूटन कूलिंग में डेल्टा टी आएगा, बाकी आपका टी आएगा केटीजी में भी, थर्मोडायनेमिक्स में भी, रेडिएशन में भी। इसमें आपको केल्विन में ही लेना है। कैसा देखो, अच्छा सुना बेटा, इसलिए बोला एमिसिव पावर, स्मॉल इंटरवल एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4, टेम्परेचर में केल्विन में। दोबारा लिखा मैंने एमिसिव पावर कैन बी इक्वल टू सिग्मा इनटू टी पावर 4। बच्चों सिग्मा क्या होता है? स्टीफन्स कांस्टेंट। सही है क्या बच्चों? इसकी वैल्यू बता दोगे क्या? इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या? वैल्यू अति सरल होती है इसकी 5 6 7 8। सही है क्या? ऐसे याद करेंगे बच्चों। ई की आपको यूनिट याद है बेटा? वॉट पर मीटर स्क्वायर। सही लिखा क्या बच्चों? टेम्परेचर नीचे टी आपका केल्विन पावर। अच्छे सुनना बात को। आपको दोबारा पूछता हूं मैं एक बात बच्चों, एक मैं हूं तो लंबा थोड़ा तगड़ा लड़का, टेम्परेचर 500 केल्विन, एक मेरा छोटा सा बच्चा, टेम्परेचर 500 केल्विन, किसकी एमिसिव पावर ज्यादा? किसकी एमिसिव पावर ज्यादा? नहीं, सेम। अब छोटे बड़े कहानी कहां है? एमिसिव पावर ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। बात समझेगा? एमिसिव पावर यदि मैं बताऊं कौन हीट ज्यादा रेडिएट करेगा, सर हीट रेडिएट कौन करता था? सरफेस। सर किसकी सरफेस ज्यादा? आपकी। कौन हीट ज्यादा रेडिएट? बात समझे क्या बेटा? एमिसिव पावर ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ऐसे सुनते हैं ना बच्चे। एमिसिव पावर का फार्मूला क्या था? Q by A by T सिग्मा इनटू T पावर 4। इसको ही आपको याद करना बच्चों। इससे मैं अभी 10 फार्मूले बना दूंगा, आपको दिमाग में एक बार बिठा के रखनी है। एमिसिव पावर Q by A by T होता है और वो सिग्मा इनटू T पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, इक्वल है। ठीक, इसका मैं इक्वेट किया। अब सुनो बेटा अच्छे से, इसे क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है। कई बार आपको बोला रेट ऑफ हीट रेडिएटेड, हीट माने Q, रेट माने डिवाइड बाय टाइम। क्या पूछना चाहता है एक्चुअली आपसे पूछा जाता बच्चों वो Q by T। अरे Q by T ये याद आता, आपको सवाल नहीं बन जाएगा क्या? बात समझ आई क्या? यदि बोलता है हीट रेडिएटेड, आप बता दो हीट रेडिएटेड माने क्या पूछा जाता है आपसे बेटा? Q सिग्मा A into T पावर 4 into टाइम। बात समझ आई क्या? क्या सारा फॉर्मूला याद करें? नहीं करने। फॉर्मूला एक याद किया, Q by A by T equal to sigma into T पावर 4। सर मुझे कैसे पता चलेगा? वर्ड नहीं समझ पा तो ऑप्शन में यूनिट देख लेना बेटा, ऑप्शन में यूनिट देख लेना। यदि जूल लिखा है, आपसे क्या पूछा? Q, फिर आपका एरिया डिपेंडेंट भी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट भी है।
यदि यूनिट लिखा बच्चों जूल पर सेकंड या वॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब आपसे क्या पूछना चाहता हूं, एरिया और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यूनिट एक पीएमटी में सवाल है, उसमें यूनिट आई थी बेटा जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछना चाहता था, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब यूनिट देख रहे हैं, यूनिट आपको आइडिया एक डाटा दिया होता है, एक पूछता है, ऐसे 10 सवाल आ रखे हैं। अब यूनिट देख रहे हैं, ट्राई मारना। बच्चा बोला सर ये सब तो आपने पढ़ा तो दिया, लेकिन ये तो वैलिड फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, ये तो आपने आइडियल ब्लैक बॉडी का बताया, इतने होशियार हो तो ग्रे बॉडी का बता दो ना। मेरे बात समझे क्या? क्या ग्रे बॉडी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या? ना, ग्रे बॉडी का लिखना तो क्या बेटा, सर आइडियल ब्लैक बॉडी इनटू ये। अरे बात समझ आई क्या? चाहूं तो मैं 3 इसके भी बता दूं, जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपको ये याद किया, ये याद किया और बस बात खत्म। रेडिएशन का सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, स्टीफन्स लॉ का और बच्चों स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का। कुछ भी आए यूनिट देखो, यूनिट की बिना गलती हो जाएगी। अब देख लेना बेटा, एरिया डिपेंडेंट दिया, नीचे एक लाइन में लिखवा देता हूं, उससे कुछ आपको और ध्यान रहेगा। ये बनाओ, नीचे एक लाइन लिखवा। अंत में बात समझ में बेटा, अपने को याद सिर्फ एक चीज करनी बेटा, एक मेन बात आपको पहले भी याद दिला दिया, सरफेस से हीट रेडिएट होती है, इस बात को नहीं भूलना। आपके सवाल कई बार ऐसे ही बन जाएंगे, कुछ भी मतलब सवाल बहुत खतरनाक है, सवाल बहुत खतरनाक है। नहीं सोचा जाए ये अडल्ट ह्यूमन बीइंग और एक ये बिल्कुल बोर्न किड कि कुछ केमिस्ट्री पावर ज्यादा, तो बच्चे के दिमाग में सीधा बड़े केमिस्ट्री पावर ज्यादा होगी, जबकि मैं बोलूं टेम्परेचर क्या है, बोला बराबर, तो सिग्मा 1:1 रेशियो, बड़ी बात है 1:1 रेशियो है। रेडिएशन सवाल होता है रेशियो का, तब ढंग से देखना दिया क्या है। नीचे एक लाइन में आपको लिखवा देता हूं, लिखा बच्चों आपने बेटा, ग्रेविटी के मैंने फॉर्मूले पूरे लिखे नहीं है, जानबूझ के आपको एक याद रखना, एमिसिविटी मल्टीप्लाई करके बात बन जाएगी। फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी, फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर depends only on temperature. For an ideal black body, emissive power depends only on temperature, whereas rate of heat radiated, ब्रैकेट में लिखा Q by T, rate of heat radiated ब्रैकेट में लिखा Q by T depends on area and temperature, surface area बेटा, depends on surface area and temperature। क्वेश्चन कराऊंगा बेटा इसके नेक्स्ट टाइम।